नमस्कार, मैं श्याम नंदन कुमार आपका एशियन की क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैनिक जागरण, बुधवार 9 जून 2021। उससे पहले एशियन के क्लासेज के बारे में कुछ बताते हैं आपको। एशियन की क्लासेज का मुख्य फोकस एरिया है शॉर्ट नोट्स एंड रिवीजन करवाना, क्योंकि ये दो ऐसी हैं पिलर हैं जो सफलता की ओर आपको ले जाएगा, या यूँ कहें कि सफलता दिलाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। एशियन की क्लासेज ये प्रयास कर रहा है कि ट्रेडिशनल एंड करेंट दोनों दोनों का शॉर्ट नोट्स प्लस एमसीक्यू प्रोवाइड करे। कैसे? एमसीक्यू के फॉर्म में। जैसे हम आपको समझाते हैं, ट्रेडिशनल पार्ट में अगर हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी लेते हैं तो उसमें जैसे हिस्ट्री का पार्ट लेते हैं, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लिए। इंडस वैली सिविलाइजेशन तो 2 वीडियो होंगे उस पर। पहला एमसीक्यू, इंडस वैली सिविलाइजेशन एमसीक्यू, जितने भी प्रीवियस ईयर में एमसीक्यू पूछे गए हैं और जो पूछे जाने की संभावना है उस सबको एक जगह कंपाइल कर देना एमसीक्यू के फॉर्म में, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाके एग्जाम में एमसीक्यू ही करने रहते हैं। ठीक। दूसरा, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करना, क्योंकि इतना लंबा समय होता है साल भर में, लंबे सिलेबस होते हैं कि उसको एग्जाम से पहले रिवीजन करके जाना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। तो आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा एशियन के क्लासेस के द्वारा। सेम प्रोसेस करंट में भी होंगे। करंट में हम 3 चीज़ों पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात, डेली आपको एक ओवरव्यू न्यूज़ का दे दिया जाएगा, ताकि आपको कुछ भी चीज़ करंट से रिलेटेड पढ़ाए तो अच्छी तरह से समझ में आए। दूसरी, सारे जितने भी टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे या नोट्स दिए जाएंगे, उसको सेम टॉपिक को एमसीक्यू के रूप में भी परिवर्तित कर दिया जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली फिर यहाँ भी हमको एमसीक्यू के रूप में ही वहाँ एग्जाम में सॉल्व करने हैं। तो इन दोनों एरियाओं में एशियन के क्लासेस का प्रयास जारी है और रहेगा। तो चलिए हम आगे अब अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, न्यूज। पहला न्यूज है रोहिंग्या। रोहिंग्या को लेकर है। ये कहाँ के निवासी हैं? ये म्यांमार के निवासी है। म्यांमार में कहाँ? रखाइन राज्य। ये काफ़ी हॉट मुद्दा है कितने सालों से रोहिंग्या को लेकर। म्यांमार हमारे देश के कौन से भाग में, हमारे देश के कौन से भाग में पाए जाते हैं? या हम यूँ कहें, सपोज कीजिए भारत का ऐसा नहीं है, लेकिन आपको ये इंडिया मान लेते हैं। ये है म्यांमार, जो भारत के ईस्ट में सिचुएटेड है, या यूँ कहें बाउंड्री बनाते हैं भारत की नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है उनके साथ। ये भारत का पार्ट नहीं है, ये अलग एक देश है। तो यहाँ हमने क्या देखा? रोहिंग्या म्यांमार से संबंधित है। म्यांमार में कहाँ? रखाइन राज्य। नेक्स्ट न्यूज हम देखते हैं क्या है। राष्ट्र हित के काम में हमारा साथ दे पीएम। ये किनका स्टेटमेंट है? हमारे केजरीवाल जी का। केजरीवाल जी कौन है? सीएम है दिल्ली के। ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये है कि उनकी ये योजना थी, दिल्ली में चल रही थी, घर घर राशन योजना। इनको निरस्त कर दिया है किसने? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इसी पे इन दोनों में अभी जो विवाद का मुद्दा बना हुआ है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्वेश्चन बच जाता है, घर घर राशन योजना किस स्टेट से संबंधित है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तो ये दिल्ली से संबंधित है। दूसरा इम्पोर्टेंट है नेशन वन राशन कार्ड योजना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशन वन राशन कार्ड योजना चलाया है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जितने भी अप्रवासी है जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं, उनके पास अगर राशन कार्ड है तो वह अदर स्टेट्स में भी सेम सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है जो हमें याद रखने चाहिए। तो हम देखते हैं 6 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है उसमें। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अप्रवासी श्रमिक किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न ले सकेंगे। अब वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएंगे, उनके पास कार्ड होगा जो आधार से लिंक होंगे। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, पूछ देंगे कि क्या नेशन वन राशन कार्ड योजना को आधार से लिंक करना इम्पोर्टेंट है? तो हाँ है, आधार से लिंक करना है, नेसेसरी अनिवार्य है, आपको आधार से लिंक करना पड़ेगा। एक तो ये तो अलग पॉइंट हो गया हमारा, ठीक। अब देखते हैं दुकान परिवर्तन करने के लिए श्रमिकों को राशन कार्ड पर पता नहीं बदलना पड़ेगा। सपोज कीजिए राशन कार्ड पर यूपी का पता है, आप जाके दिल्ली में सामान लेना चाह रहे हैं, दिल्ली में सरकार के जो पीडीएस सिस्टम है वहाँ से आप दुकान से जो लेना चाह रहे हैं आप, तो आपको पता नहीं बदलना पड़ेगा, वहाँ का एड्रेस नहीं बदलना पड़ेगा अपने जो जहाँ से ओरिजिनली आप गए हैं, ठीक। दूसरा पॉइंट। तीसरा है किसी अधिकारी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप एक राशन दुकान से दूसरे दुकान में जा सकते हैं। तीसरा। चौथा पॉइंट है, चौथा जो मोरल पॉइंट है, नैतिकता की बातें करता है कि इससे क्या होगा कि व्यवहार में चेंज होगा। किनके? दुकानदार के। पहले क्या थे कि दुकान एक फिक्स था कि आपको वहीं से जाके लेना है। अब क्या है कि आप किसी भी दुकान से ले जाकर ले सकते हैं, ठीक। इससे क्या होगा कि एक देखा जाए तो ये कंज्यूमर जैसा प्रोसेस हो गया है। पांचवा पॉइंट ये है अभी तक 86% जनसंख्या इसका लाभ ले रही है। ये कुछ दिनों में हो सकता है चेंज हो जाए, तो ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये याद रखिए कि लगभग ये जो प्लान है अच्छे परफॉर्मेंस कर रहे हैं, ठीक। छठा पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक्स पॉइंट ऑफ सेल ईपीओएस व्यवस्था प्रत्येक राशन दुकान में लागू होगी। ये क्या है? ये एक प्रकार का डिवाइस है जो हेल्प करेगा इस प्रोसेस को लागू करने में। अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने उस दुकान से उसका लाभ उठाया, इस के बारे में जानकारी इत्यादि के लिए ये जो है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल मशीन की ज़रूरत होती है दुकान में। चलिए, तो हमने यहाँ 6 पॉइंट देखा। अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं पूर्वी लद्दाख के पास 2 दर्जन चीनी जेट कर रहे हैं अभ्यास। चीनी जेट कर रहे हैं अभ्यास। भारत की कड़ी नज़र। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये साल लगभग देखा जाए तो साल 2 सालों से यही प्रोग्राम चल रहा है दोनों देशों के बीच में। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है सुखोई और मिग। ये क्या है? यह एक लड़ाकू विमान है। नेक्स्ट जो है हमारा संयुक्त राष्ट्र में भारत को अहम जगह इकोसॉक बोल सकते हैं इसको, ECOASOC में 2 साल का कार्यकाल। पॉइंट क्या है? ECOASOC का फुल फॉर्म है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये क्या है? यह एक ऑर्गेनाइजेशन है। यह जो है 6 पार्ट होते हैं, 6 पार्ट है, 6 महत्वपूर्ण अंग है संयुक्त राष्ट्र के।
उसमें से एक महत्वपूर्ण जो अंग है वह है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दूसरा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, और 4 इसी तरह और जो है इम्पोर्टेंट उसके अंग हैं। ठीक है, तो हम अभी भारत को 2 सालों के लिए जो है मेंबरशिप मिला है किसका, तो मिला है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यहाँ देखिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसको इकोसॉक भी बोल सकते हैं समझने के लिए। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल कब तक के लिए, 2022 से 2024 तक के लिए चुना गया है भारत को। कितने मेंबर होते हैं इसमें, टोटल 54 मेंबर। ठीक, इनका काम क्या होता है इकोसॉक का, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का, विभिन्न लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अहम भूमिका निभाता है। यह जो है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल संयुक्त राष्ट्र जो प्लान बनाती है, किसी भी प्लान को एग्जीक्यूट करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और दूसरा जो इनका सबसे इम्पोर्टेंट होता है, यह जो है संयुक्त राष्ट्र की जो बैठक होती है उसका टाइम टेबल डिसाइड करना, कब मीटिंग होगी उन सब के बारे में व्यवस्था करना इनका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का कर्तव्य होता है। तो हमने देखा यहाँ पे इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में भारत को मेंबरशिप मिला है कितने सालों के लिए, 2 सालों के लिए, 2022 से 2024। कितने मेंबर होते हैं, 54 मेंबर होते हैं। उनके कार्यकाल को हमने कर्तव्य को देखा, क्या उनका काम है। ठीक, अब यहाँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हमें देखना है कि ये जो होता है भारत किसका कहाँ से रिप्रेजेंट कर रहा है। भारत जो है बतौर एशिया प्रशांत क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेगा, अर्थात जो इनमें मेंबर 54 मेंबर का जो सिलेक्शन होता है वो क्षेत्रीयता के आधार पर होता है, क्षेत्र में बांटा हुआ है, जैसे एशिया प्रांत क्षेत्र, उसके बाद देखें हम तो है पूर्वी यूरोपीय क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिकी क्षेत्र, कैरेबियन क्षेत्र। इन सब क्षेत्रों से देशों का चुनाव किया जाता है, इन सब देशों से चुनाव किया जाता है और उनको मेंबर बनाया जाता है, और टोटल 54 मेंबर होते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। भारत जो है 2021-22 तक के लिए जो है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर सेवाएं दे रहा है। ये जो है भारत जो है 2021-22 तक, मतलब 22 तक जो है भारत जो है अस्थायी सदस्य के रूप में जानते हैं। उसमें अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है संयुक्त राष्ट्र परिषद में, 5 है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या होती है 10, जिसमें से एक भारत है जो कब तक देगा, 2022 तक। चलिए अब हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं, हमारे लिए कौन सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने यहाँ देख लिया है सुखोई या मिग मिसाइल, मिग लड़ाकू विमान। आपसे पूछ सकता है ये सुखोई या मिग क्या है, ये पूछ सकता है प्लेन है, टैंक है, etc। आपको ये याद रखना है यह एक लड़ाकू विमान है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट, शायद ये छूट जाते, पेगोंग झील। पेगोंग झील यह भारत और इंडिया दोनों में है, सिचुएटेड है। मुख्य पार्ट मतलब कहने का अर्थ है कि मैक्सिमम पार्ट जो है वो चाइना में पड़ता है और कुछ पार्ट इसके भारत में पड़ते हैं। तो याद रखना है पेगोंग लोकेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमको हमेशा याद रखनी चाहिए, बार बार रिवीजन भी करने की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा न्यूज। अनूप चंद्र पांडे नए चुनाव आयुक्त बने। चलिए अनूप चंद्र पांडे, सबसे पहले आप समझते हैं आज़ादी के बाद इलेक्शन कमीशन में 1 मेंबर होते थे, बाद में 3 मेंबर का प्रावधान किया गया। एक चीफ इलेक्शन कमीशन मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त, और 2 चुनाव आयुक्त। ठीक, उनमें से तत्काल जो अभी बने हैं अनूप पांडे, इन 2 में से है, वो चीफ इलेक्शन मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं है। ठीक, एक तो अब हम 3 आदमी को यहाँ लेना है, 3। ठीक, अनूप चंद्र पांडे एक हो गए, तो दूसरा कौन है भाई, तो दूसरा हो गए राजीव कुमार। तो हमारे 2 तो हो गए, एक हो गए अनूप चंद्र पांडे, दूसरा हो गए राजीव कुमार। अब आते हैं कि
हेड कौन है, हेड मतलब मुख्य चुनाव आयुक्त अभी तत्काल में कौन है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त है सुशील चंद्र, सुशील चंद्रा जो हुए वो मुख्य चुनाव आयुक्त हुए। ठीक, पहले कौन थे, सुनील अरोड़ा, इनका कार्यकाल खत्म हो चुका है। अभी जो है तत्काल में सुशील चंद्रा जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। दो चुनाव आयुक्त कौन से हैं, राजीव कुमार, अनूप चंद्र पांडे, अभी तत्काल में उनको आयुक्त बने हैं। जो यहाँ आई होप आपको ये क्लियर हो गई होगी। हमें मुख्यतः हमें याद रखनी है सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। यस, यहां कोरोना संक्रमित मां के दूध पिलाने से नवजात को खतरा नहीं। हमें एग्जाम में किस तरह हेल्प कर सकते हैं, यह हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, चलिए समझते हैं। WHO ने बताया था कि जो माताएं कोरोना संक्रमित है, ठीक है ना, वो बस नवजात शिशु को दूध पिलाती हैं तो कुछ खतरा है उनमें। लेकिन हाल ही में रिसर्च किया गया है अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान पटना, इन्होंने 51 संक्रमित माताओं पर रिसर्च किया। ठीक, तो उन्होंने देखा कि ये माताएं जो अपने नवजात शिशु को दूध पिलाई थी उनमें से 49 निगेटिव पाए गए, दैट मीन्स कोई इफेक्ट नहीं हुआ। 2 पॉजिटिव पाए गए। देखिए कहने का अर्थ है कि पॉजिटिव पाना मतलब संक्रमण, मतलब वायरस की स्थिति, वायरस थी, संक्रमित थे, जिसमें से एक जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई, दूसरा सर्वाइव कर गया। यानी टोटल देखा जाए तो एक नाम मात्र सा इसका निगेटिव इफेक्ट है। ठीक, तो हमारे लिए ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, जैसे क्वेश्चन ये डाल दें कि जो माताएं संक्रमित है और नवजात शिशु को दूध नहीं पिला सकती हैं, स्टेटमेंट डाल देंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, वो दूध पिला सकती हैं लेकिन थोड़ी सी प्रिकॉशन की जरूरी है। चलिए दूसरा इसको और डिटेल वे में समझते हैं। दूसरा ये है कि जैसे स्टेटमेंट रहेगा कि कोरोना सिर्फ मानव को ही प्रभावित कर रहे हैं या मानव में ही ये लक्षण पाए जा रहे हैं, कोरोना जो पाए जा रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, कोरोना वायरस जो है जानवरों को भी अपनी चपेट में ले रहा है, या दोनों को प्रभावित कर रहा है। ह्यूमन प्लस एनिमल दोनों के लिए ये खतरा है। तो सेम स्टेटमेंट डालेगा कि यह जानवरों पे कोरोना जो है कोई अफेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जानवरों को अफेक्ट कर रहा है। आपको ये याद रखना है, किसको भी अफेक्ट कर रहा है, जो महिलाएं संक्रमित से हैं उनको तो अफेक्ट नहीं कर रहा है, वो नाम मात्र सा है। ठीक, और जो जानवरों को है, जानवरों को ये अफेक्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं। दूसरा है NTCA ने कहा, NTCA का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ये बाघ को संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, ये मुद्दा क्यों है, हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। NTCA का फुल फॉर्म क्या है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है, मुद्दा क्या था, मुद्दा यह था कि 8 बब्बर शेर, ठीक है, हैदराबाद में एक जगह है नेहरू जूलॉजिकल पार्क, वहाँ पे 8 बब्बर शेरों में कोरोना के लक्षण पाए गए। ठीक है ना, इस पे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने कहा कि इन पार्क को बंद करें, लेकिन मध्य प्रदेश ने मांगी मोहलत। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट ये है हमारे लिए क्या, ये जानवरों में भी पाए जाते हैं। और जो है NTCA का फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। आइए, उत्तर कश्मीर का एक गांव है बयान गांव। ओके,
क्यों इम्पोर्टेंट है ये, क्यों न्यूज में है? चलिए, यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है। आपको पता है ऑल इंडिया में कोरोना के लिए, कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है। तो यहाँ के अधिकारी ने यह दावा किया है कि यह देश का पहला गांव, पिछड़ा गांव बन गया है जहां पे 100% जो है वैक्सीनेशन हो चुका है। ठीक, कहाँ है? उत्तर कश्मीर में। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो पड़ता है गांव वांदीपुरा, जिला कहाँ? वांदीपुरा। वांदीपुरा में यह गांव है। ये कहाँ पे स्थित है? ये एलओसी, जो हमारा बॉर्डर जो है एलओसी, इधर पाकिस्तान हो गया, ये हो गया आपका इंडिया, और ये जो पार्ट हो गया, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है एलओसी, क्या लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं इसको। ठीक, इसी में यहाँ पे जो है ये वांदीपुरा है। वांदीपुरा में जो है, वांदीपुरा के अंतर्गत कौन सा गांव है जो हमने अभी देखा था? बयान गांव। ओके, क्या बात कर रही है? 100% टीकाकरण हो चुका है यहाँ पे, अब पहला गांव बन चुका है ये। चलिए तो आगे देखते हैं इसको। हमने क्या देखा? वो गांव जो स्थित है कहाँ पे? ये बाउंड्री पे स्थित है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल पे। ठीक है, कहाँ पे है ये पड़ेगा भारत में। ओके, वांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? और ये बयान की लगभग 90% आबादी जो है गुज्जर बकरवाल समुदाय है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है गुज्जर बकरवाल समुदाय, बार बार न्यूज में आते रहते हैं। हाल ही में कुछ साल पहले देखे होंगे, एक न्यूज में था वो रेप से रिलेटेड, वो इन्हीं समुदाय की बच्ची थी। चलिए, वो मुद्दा हमारे लिए नहीं है, हमारे मुद्दा ये है गुज्जर बकरवाल समुदाय। इनके बारे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो थे जवाहरलाल नेहरू जी ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया था कि ये जो समुदाय हैं गुज्जर बकरवाल समुदाय, ये जंगलों का राजा है। उन्होंने कुछ देखा होगा, इस तरह के नोटिस किया होगा, उस पर इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने। चलिए, यहाँ हम लोकेशन को देखते हैं थोड़ा। तो हमने ये देखा कि ये एलओसी लाइन है। ठीक, ये जो लाइन है आप देखिए ईस्टर्न साइड में, भारत की ये ईस्टर्न साइड में, इसको बोलते हैं एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये किसके साथ बनता है? ये बनता है चाइना के साथ। इस साइड चाइना, ये हो गया भारत। भारत के वेस्टर्न साइड में एलओसी जो लाइन बनती है, ये लाइन जो बनती है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल बोलते हैं। ये पीओ के, ये पार्ट जो हो गया पीओ के पार्ट हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया। ठीक, इस साइड हो गया। ये जो पार्ट हो गया ये भारत पर दावा करता है, उधर चाइना के भी कंट्रोल में भारत इस पर दावा करता है कि भारत इस पोर्शन के लिए दावा करता है हमेशा। ये हमारा पार्ट है ही, इसको अक्षाय चिन्ह बोलते हैं, इसको अक्षाय चिन्ह। चलिए, हमने इस पॉइंट को देख लिया यहाँ पे। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो फिर थोड़ा रिवाइंड पीछे जाकर फिर से इसको आप देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइए। लक्षद्वीप का मुद्दा भी काफ़ी हॉट हो गया है। सबसे पहले हम लक्षद्वीप के बारे में कुछ जानते हैं, कुछ बेसिक फैक्ट जो हमारे लिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहली बात, ये देश का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। सबसे छोटा जो है केंद्र शासित प्रदेश अगर पूछे तो वो कौन है? लक्षद्वीप। राजधानी जो है कावरत्ती दिया हुआ है। ठीक, 99% जो है मुस्लिम आबादी है ये। ओके, कहाँ पड़ता है? अरब सागर में, ना कि बे ऑफ बंगाल में। ओके, जो यहाँ पे जो जनसंख्या है लक्षद्वीप की, वो 90% तो मुस्लिम की है, और वो जो बोलते हैं, जो भाषा का प्रयोग करते हैं, वो है मलयालम भाषा। ठीक, न्यूज में क्यों है कि हाल ही में यहाँ के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल, ओके, नाम इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इन्होंने कुछ नियम लाए हैं, उस नियम का यहाँ के लोगों ने विरोध कर रहा है। यहाँ पे जनसंख्या आपको याद रखने की जरूरत नहीं, फिर भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। 70 से 80 हज़ार आबादी है यहाँ की। ओके, क्या नियम लाए हैं कि कुछ भी डेवलपमेंट करने के लिए यहाँ की जो
प्रशासन है जो है ना, उससे मालिकाना हक ले सकते हैं, हस्तांतरित कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, इन्होंने गुंडा एक्ट भी लागू किया जा सकता है यहाँ पे, और किस तरह का डिस्टर्बेंस पैदा हुआ। तीसरा, यहाँ के पंचायतों में लड़ने के लिए, हालांकि ये हमारे मेन जो लैंड है इंडिया का, काफ़ी स्टेट में ये लागू भी है कि 2 से ज़्यादा बच्चे अगर आपके पास हैं तो आप पंचायत का इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं। शायद ये गुजरात में भी लागू है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन है गुजरात शायद। तो इसका प्रावधान आरोग्य द्वारा, ये प्रावधान गुजरात सहित कई राज्यों में पहले से लागू है। ये प्रावधान गुजरात में भी लागू है। चलिए, तो यहाँ पे भी ये प्रावधान लाने की, हालांकि कुछ और पॉइंट है इससे रिलेटेड जो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है नहीं, हालांकि ये 3 पॉइंट भी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक ओवरव्यू दे दिए हैं। ठीक, हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम के लिए हो जाता है वो हो जाता है छोटा केंद्रशासित प्रदेश, राजधानी, मुस्लिम आबादी, ये भी पूछेंगे तो नहीं, लेकिन आपको याद रखने हैं। अरब सागर में पड़ता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछेगा अरब सागर में है या हिंद महासागर में, हिंद महासागर सॉरी कह रहे हैं, ये बे बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। मलयालम भाषा मुख्यतः बोले जाते हैं यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम अब। कोरोना काल में एक न्यूज है, जानने की ज़रूरत है हमें। जानना थोड़ी सी है कि ओडीएफ क्या है और ओडीएफ प्लस क्या है। 2 चीज़ें, ओडीएफ प्लस क्या है। ठीक, सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। कोरोना काल में ग्रामीण स्वच्छता मिशन ओके ने गाड़े झंडे, 500 गांव ओडीएफ फ्री। ओडीएफ फ्री मीन्स व्हाट? ठीक, ओडीएफ का मतलब है यहाँ पे खुले में शौच से मुक्त, यानी कोरोना काल में 1500 गांव जो है ओडीएफ फ्री, यानी अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस दिया है उन्होंने क्या किया, खुले में शौच से मुक्त वो हुए हैं गांव। ठीक, यह अभी जो है ये जो इस मिशन का दूसरा चरण चल रहा है। दूसरा चरण में हम जो लक्ष्य रखे हैं ओडीएफ प्लस का लक्ष्य रखे हुए हैं। ओडीएफ प्लस अगर आप एक भाषा में बोलें एक में, तो खुले में शौच से अगर मुक्त हो जा रहा है जो गांव, उसको ओडीएफ के अंतर्गत रखा गया है। ठीक, दूसरा मिशन जो ओडीएफ प्लस चल रहा है, ओडीएफ प्लस में 2-3 टर्म कंडीशन है जो फुल फिर जो गांव करते हैं उनको ओडीएफ प्लस के अंतर्गत रखा गया है। मिशन के दूसरे चरण में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, दूसरे चरण में कूड़े कचरे का प्रावधान किया गया, यानी कूड़े कचरे को इंक्लूड किया गया है। इसमें 2.5 लाख गांव में मिशन में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। यानी 2.5 लाख जो गांव है हमारे देश में, गांव तो बहुत है हमारे, लगभग 5 लाख से ऊपर के आसपास में होंगे अप्रॉक्स, मुझे पूरी तरह पता नहीं है, लेकिन 5 लाख के ऊपर ही हैं। तो 2.5 लाख गांव जो है अच्छा परफॉर्मेंस ने दिखाया है इसमें ओडीएफ प्लस में। ठीक, तो अब हम देखते हैं इसमें ओडीएफ प्लस क्या है। ठीक, ओडीएफ प्लस किसी गांव को तभी घोषित किया जाएगा जो सबसे पहला टर्म कंडीशन है कि खुले शौच से मुक्त हो गांव, पहला कंडीशन। उचित कूड़ा प्रबंधन व्यवस्था हो, दूसरा कंडीशन। ठीक है, और मान लीजिए कि आपने शौचालय बना लिया, ठीक, लेकिन शौचालय का 100% उपयोग भी कर रहे हो आप, कोई गांव जो 100% उपयोग भी कर रहा है, कूड़ा कचरा के प्रावधान भी है, ठीक है ना जी, शौच मुक्त, खुले में शौच मुक्त भी हो, ये 3 कंडीशन जो पूरा कर रहे हैं जो गांव, उनको ओडीएफ प्लस में रखा गया है। ठीक है ना। मिशन दूसरा चरण का जो मिशन है ना, कोरोना से पहले 2020 में ये शुरू कर दिया गया था। ठीक, यहाँ देखिए स्वच्छता मिशन के दूसरे चरण में लगभग 1,500 ग्राम पंचायतों ने खुद को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया है। लगभग आप कह सकते हैं कि 1,500 गांव ने अभी तक ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया, यानी 1,500 गाँवों ने 3 टर्म एंड कंडीशन को लगभग 3 टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल कर दिया है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे ओडीएफ जब एक चीज़ों में आप सफलता पाते हैं, खुले में शौच मुक्त जब आप कोई गांव हो जाता है तो ओडीएफ बोलते हैं, जब वो 3 कंडीशन को पूरा कर देता है तो ओडीएफ प्लस के अंतर्गत उस गांव को रखा जाता है। अभी तक 1,500 गाँव जो है ओडीएफ प्लस के अंतर्गत आ चुके हैं, और यह
जो ग्रामीण स्वच्छता मिशन का कौन सा पार्ट चल रहा है, कौन सा चरण है, ये दूसरा चरण है। दूसरा चरण कब स्टार्ट हुआ? 2020 में। कब? कोरोना से पहले ही स्टार्ट हो गया था कौन दूसरा चरण। चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट न्यूज। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। चलिए अब देखते हैं हमारा जो इम्पोर्टेंट न्यूज है वो है सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्ण रोक के साथ इसका विकल्प भी दे गई सरकार। सरकार का ये कहना है, ठीक है ना, कि सपोज कीजिए हमने सिंगल यूज प्लास्टिक बंद कर दी, अगर उसके जगह अल्टरनेटिव नहीं देंगे तो यह जो प्लान, जो योजना है, ये सक्सेस जो होगा उसकी संभावना कम हो जाती है। ठीक, इसलिए यहाँ जो सरकार जो है बेस्ट अल्टरनेटिव की बातें कर रही हैं। तो चलिए, ये तो खैर बातें कर रही हैं, भविष्य में जो होगा उसको पता चलेगा कि किस तरह की चीज़ें किए जाने। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं श्री नरेंद्र मोदी जी 2018 में ये लक्ष्य रखा था कि सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः खत्म कर देंगे। कब तक? 2022 तक। तो एक क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो 2022 तक। दूसरा जो है सबसे इम्पोर्टेंट एक और क्वेश्चन हमारे लिए बन सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, इसी के अंतर्गत जो है ना प्लास्टिक को, जो सिंगल यूज प्लास्टिक को कंट्रोल करने की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत कितने माइक्रोन से नीचे कोई प्लास्टिक की वस्तु को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। ठीक, ये मैनेजमेंट के अंतर्गत रूल है कि 40 माइक्रोन से नीचे पतली कोई प्लास्टिक की वस्तुओं को इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। ओके, तो क्वेश्चन में ये पूछ सकते हैं कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत, ओके, क्वेश्चन हम बनाते हैं यहाँ पे कि प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के अंतर्गत, ओके, जो है कितने माइक्रोन से नीचे के प्लास्टिक की वस्तुएं नहीं बनाई जाएगी या जा सकता है। दे देंगे 50 माइक्रोन, 60, 70, 65, ये सारे गलत हैं। है कितने? 40। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दबंगई दिखाती तकनीकी की बातें इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जब भी कोई आर्टिकल आती है तो आप पढ़ना चाहिए। जैसे जनता की जिम्मेदारी, ये एक लोकेशन है, एक लोकेशन है बंदिशों का असर। हालांकि ये दोनों जो है टॉपिक हमारे एग्जाम के रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हमने इसको कवर नहीं किया है। रोजगार निकलती महामारी, इसमें भी कोई खास बातें नहीं की गई हैं। हाँ, अब जो आते हैं हम लोग, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके, बेंजामिन नेतन्याहू, ये कहाँ के प्रधानमंत्री हैं? ये इजराइल के प्रधानमंत्री हैं। ठीक, ये हम एक तरह के लोकेशन में ले सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं इजराइल किस कॉन्टिनेंट में? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका। तो ये है एशिया में, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ये काफ़ी जो प्रभावशाली लीडर है, तभी तो ये देख रहे हैं कि लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेता हैं, पुतिन की तरह हमारे, ओके, रसिया के पुतिन की तरह। चलिए अब देखते हैं हमारे लिए और ये क्यों इम्पोर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे देखते हैं कि बहुत मजबूत है भारत इजराइल संबंध, ओके, इसमें नो डाउट अच्छे है संबंध। रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता देश है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक, रूस के बाद इजराइल भारत का दूसरा, यानी रसिया के बाद सबसे ज़्यादा अगर हम हथियार के आप मंगवाते हैं तो कहाँ से मंगवाते हैं? वो है इजराइल से। ओके, चलिए ये क्वेश्चन बन सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, एक पॉइंट जो हमने छोड़ दिया है कि इजराइल के संसद को क्या कहते हैं? नेसेट। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नेसेट। इजराइल के संसद को क्या बोला जाता है? नेसेट।
2021-22 के, फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी जान लीजिए, 2020-21 के आंकड़े के मुताबिक देश में 1200 लाख टन धान हुआ। ठीक है, देश में धान की औसत उत्पादकता 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अगर याद रख सकते हैं तो ठीक, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं। 23 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, प्रति हेक्टेयर 23 क्विंटल कितना है? 23। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नाटो सेनाओं को और अधिक मजबूत किए जाने की तैयारी। ठीक, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या है। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? तो है उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका फुल फॉर्म हो गया। इसमें 30 मेंबर हैं, कहाँ से? यूरोप से और उत्तरी अमेरिका से। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, उत्तरी अमेरिका, ना कि साउथ अमेरिका। ठीक, आपसे ये पूछ दे कि 30 मेंबर हैं नाटो में। ठीक, यूरोप से, उत्तरी अमेरिका से, साउथ अमेरिका से? नो, यहाँ जो दिया हुआ है 30 है, उत्तरी अमेरिका और यूरोप से। कितने मेंबर? 30 मेंबर। क्या नाम, क्या फुल फॉर्म हो गया? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो। ठीक है ना। इसका उद्देश्य क्या है? लक्ष्य है राजनीतिक और सैन्य तरीके से। ओके, राजनीतिक और सैन्य तरीके से। ये कैसा संगठन है? एक सैन्य संगठन है। यह राजनीतिक और सैन्य तरीकों से सहयोगी देशों को स्वतंत्रता, मतलब सुरक्षा प्रदान करना, जो इसके मेंबर है उसको सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है ना। अब एक इम्पोर्टेंट लोकेशन हो जाता है, काफ़ी दिनों से ये इम्पोर्टेंट लोकेशन है तालिबान को मुद्दे को लेकर। ठीक है ना। फरायाब प्रांत, ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है अफगानिस्तान में। कौन सा लोकेशन? देखिए, ये हो गया अफगानिस्तान की, पूरा जो हो गया ये अफगानिस्तान का बॉर्डर हो गया। ठीक, ये पूरे हो गए अफगानिस्तान का बॉर्डर। ये जो इलाका हो गया वेस्टर्न साइड में पड़ेंगे, ये तो ईस्टर्न साइड हो गया पाकिस्तान की ओर, ये पाकिस्तान हो गया। ठीक है, ये तजाकिस्तान उसके नॉर्थ में, और देखें इधर देखें आप नॉर्थ वेस्ट में, है ना, तुर्कमेनिस्तान, इधर ईरान हो गया। ये सब उतनी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये रखना है कि फरायब प्रांत जो है कहाँ पे स्थित है? वो जो है अफगानिस्तान में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। स्पोर्ट्स में आज तो कुछ नहीं लिख रहे हैं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू है। अब जो हम लोग जानते हैं कि प्रथम प्रधानमंत्री हमारे कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। दूसरे लाल बहादुर शास्त्री? नहीं। 13 दिनों के लिए इन दोनों के बीच में, प्रथम प्रधानमंत्री और तीसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में गुलजारी लाल नंदा 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने थे। ठीक, तो लाल बहादुर शास्त्री जो है वो तीसरे प्रधानमंत्री थे। ओके, इन्होंने ही नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा जो दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा ही दिया गया था। जब पाकिस्तान और इंडिया का वार 1965 में हुआ था, इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक अच्छा डिसीजन इन्होंने लिया था। ठीक, तो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है? नारा किसने दिया जय जवान का? तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। जिस समय पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय देश के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लाल बहादुर शास्त्री थे। ओके, तो पॉइंट हो गया। और कहीं कहीं पूछ सकता है कि ये कितने नंबर पे आते हैं प्रधानमंत्री में? तो तीसरे नंबर पे हैं। दूसरा जो क्वेश्चन है, पहली महिला आईपीएस बनकर किरण बेदी आप जानते हैं कि पहली महिला आईपीएस थी, पहली महिला आईपीएस बनी थी। ठीक है ना। इनके लिए एक जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनके लिए हमेशा एक मुद्दा रहता है हमेशा कि इनके बारे में बात की जाती है कि ये जिस समय ट्रैफिक पुलिस में उच्च पदस्थ अधिकारी थी, ठीक है ना, तो उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का वाहन को रोका था। शायद उन्होंने कुछ नियम तोड़ा होगा, ठीक है ना, उसी के लिए रोका गया था, उन पर जुर्माना भी लगाया गया था। ठीक, तो ये सब तो इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पहली महिला आईपीएस बनकर बनी थी ये। ठीक, दूसरा
अगर याद रख सकते हैं, इन्हें जो है ना रमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला है। ठीक, ओके। और तीसरा है ये पुडुचेरी की राज्यपाल भी रही हैं। चलिए, इम्पोर्टेंट, पहला आईपीएस, दूसरा रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है आईपीएस। आई होप काफ़ी बार इनको पढ़े होंगे आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं तो यहाँ एक रिसर्च में ये बताया गया है कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। यहाँ कह रहा है कि 9 से 5 के काम के पैटर्न के लिए बने हैं हम, मतलब शरीर हमारा साथ देता है। 9 से 5 में अगर हम काम करें, यानी कि 8 घंटे की काम ड्यूटी अगर करें तो हमारा शरीर बेटर वर्क करेगा। चलिए, ये मुद्दा नहीं है, फॉर द सेक ऑफ इंटरटेनमेंट या नॉलेज बोल सकते हैं, हमने इसको बोला है। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा है, अल्जाइमर की दवा को 20 साल के विचार के बाद मंजूरी मिली। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें ये इंपॉर्टेंट देखना है कि अल्जाइमर जो है ना क्या है। अल्जाइमर जो है ना एक मानसिक रोग होता है। इसमें होता क्या है कि जिसको अल्जाइमर होता है उसको यादाश्त करने की शक्ति जो है ना कम हो जाती है। ठीक, बार बार भूलने की प्रवृत्ति हो जाती है। ओके, ठीक है ना। यह जो दवा बनाया गया, जो दवा को अभी मंजूरी मिली है, ये दवा इसको क्योर नहीं करेगा, लेकिन इस नुकसान की भरपाई नहीं करेगा, लेकिन भविष्य में होने वाली नुकसान की गतिविधि में, भविष्य में जो अल्जाइमर डिजीज का जो स्पीड है ना, वो स्पीड को कम कर देगा यह दवा, मतलब भूलने की प्रवृत्ति को कम कर देगा। बहुत धीरे धीरे आदमी भूलना शुरू करेगा, ये बहुत लंबा समय ले लेगा। ठीक है, अगर दवा का सेवन कर रहे हैं तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, अल्जाइमर एक मानसिक रोग है, इसमें भूलने की प्रवृत्ति होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, कोरोना से बच कर रहिए। थैंक यू।